वी आर गोइंग टू टोटली चेंज ट्रैक्स और एक और टॉपिक जिस पे हमें बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए और बहुत पहले से बात करनी चाहिए थी, लेकिन चलें आज कर लेते हैं। आज की दुनिया में आज़ा की पेवंदकारी इंसानी जान बचाने का मौसर ज़रिया बन चुका है। सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट समेत दुनिया के कई इस्लामी मुल्कों में इंसानी आज़ा अतिया करने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है और पाकिस्तान में जिंदा लोग तो आज़ा अतिया कर देते हैं, लेकिन मरने के बाद आज़ा अतिया करने का रुझान ना होने के बराबर है, बल्कि सोचते भी नहीं है इस बारे में। हालांकि पाकिस्तान में मौत या हादसाती मौत की सूरत में इंसानी आज़ा अतिया करने का कानून मौजूद है, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मुश्किल से 7 या 8 ऐसे केसेस होंगे, मतलब आप ज़रा साइज मुल्क का देखें, जिनमें मरने वालों के आज़ा अतिया किए गए हों। और चूंकि रुझान ही नहीं है तो क्या हमारे यहाँ ये इंतज़ाम मौजूद है कि अगर कोई शख्स अब बादस मर की फैसला कर ले कि उसके आज़ा अतिया कर दिए जाएँ, क्या वो सहूलियात मौजूद हैं कि उसके आज़ा को इम्पोर्टेंट, मतलब दुनिया में तो अब हार्ट ट्रांसप्लांट भी बहुत कॉमन है, मगर क्या आर वी रेडी कि हमारे पास इस तरह केस अगर आए तो हम उसे हैंडल कर सकें? हमने इससे कबल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबरा अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी से भी बात की थी, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में बड़ी वजाहत से बताया था कि मरने के बाद इंसानी जिस्म के आज़ा अतिया किए जा सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि ये आपके लिए सदका जारिया का बाइस बन सकते हैं। ज़रा सुने एक दफ़ा फिर। कौंसिल की राय में इंसानी आज़ा की पैवंदकारी ख़ास तौर पर किसी ज़िंदा डोनर से उस वक्त शरन जायज़ होगी जब तरीक़ा इलाज यही बाकी रहा हो और डोनर की ज़िंदगी को किसी भी किस्म के ख़तरा लाहिक ना हो, और शरन इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। और जहाँ तक बात है ऐसे शख्स की जो कि मैयत हो चुका है, मर चुका है, अल्लाह का प्यारा हो चुका है, तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि अगर उसने वसीयत की है और उसके वरसा की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, तो वहाँ पर भी कौंसिल की राय ये है कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और ऐसे ही ऐसी मैयतें जो लावारिस हैं और जिनका कोई अज़ा करबा में से मौजूद नहीं है, जिनके बारे में इल्म नहीं है कि ये कौन है, रियासत बक़दर ज़रूरत उनके मुख्तलिफ़ अज़ा को पैवंदकारी के लिए इस्तेमाल में ला सकती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर किसी को कोई इबाम हो, कोई शक हो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो देयर यू हर्ड दैट। अच्छा, मरने के बाद जी इंसानी आज़ा अतिया करने की अहमियत और ज़रूरत तो ऑब्वियसली नज़र आई गई है, लेकिन इसके बारे में हम ज़रा और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद बिन हामिद ने, जो कि रीनल डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हेड हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बता दें कि ये जो हमने अभी बताया है कि ये रुझान जो है कि आप पूरी बॉडी जो है आप मरने के बाद ऑब्वियसली अतिया कर दें, ये वाकई बिल्कुल ही नहीं है हमारे, मतलब हम पूरे मुल्क में विद ऑल द डेथ्स हैपनिंग 7-8 का फिगर और हम 25 करोड़ मतलब करोड़ों की आबादी है हमारी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने दावत दी इस प्रोग्राम में और इस मौजू को आपने हाईलाइट करने के लिए मुझे बुलाया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इसमें इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल हो जाता है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आपके आज़ा नाकारा होने की जो परसेंटेज है वही बढ़ती चली जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर 1 मिलियन के अंदर 100 से 150 लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे नाकारा हो जाते हैं। तो आप 25 करोड़ की आबादी का अंदाज़ा कर लेंगे कितने लोगों का एक परसेंटेज बनता है। हर साल हमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है किडनी के, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अगर मैं इलीगल ट्रांसप्लांट भी मिला लूँ जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर होते हैं, तो 2 से 2.5 हज़ार ट्रांसप्लांट होते होंगे। तो बाकी कितने बच जाते हैं? इतने जितने बच जाते हैं वो या तो मौत के मुंह में चले जाते हैं या एक मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं डायलिसिस के ऊपर। तो वजह क्या है, क्यों नहीं हो पाते ट्रांसप्लांट? एक तो ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो रुझान है वो यही है कि आप जिंदा आदमी से वो लें, मुर्दा आदमी से लेने का रुझान पहले नहीं था। लेकिन क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर हमारे जो उस्ताद हैं प्रोफेसर अजीबुल हसन रिजवी साहब और उनका जो इदारा है SIUT वगैरह, उन्होंने इस सिलसिले में काम शुरू करा और 1900 मेरा ख्याल है कि 95 में पहला एक गुर्दा में हासिल हुआ, वो भी कहाँ से हासिल हुआ, क्या कहते हैं, हॉलैंड से।
यूरो ट्रांसप्लांट सोसाइटी ने भेजा गिफ्ट के तौर के ऊपर कि ये आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उस वक्त वहाँ पर एक ट्रांसप्लांट हुआ। वो भी कहीं और से आना वो भी कहीं और से आया था, दूसरा मुल्क से आया था। इसके बाद जो लोकल हार्वेस्ट शुरू हुई, यानी कि जो पाकिस्तानी लोगों ने जो गुर्दा देने का काम शुरू करा, वो 1998 के अंदर सबसे पहले एक यंग लड़का था नवीद, उसने करा, उसका भी SIUT के अंदर ही गुर्दा हुआ। उसके बाद से लेके अब तक अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 10 से 15 से ज़्यादा कोई भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में जो लास्ट ट्रांसप्लांट हुआ है जिसमें पिंडी के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें खातून ने अपना गुर्दा दिया था, जो कि एक गुर्दा और जिगर जो होता है एक PKLI के अंदर लगा और एक बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर लगा। तो ओवरऑल देखें तो मरने के बाद आज़ा अतिया करने का मसला जो होता है वो अभी तक इतना डेवलप नहीं हो चुका है, लोगों में आगे ही नहीं पैदा हुई है। इसी सिलसिले में हाल ही में अभी हमने 9 से लेकर 13 तक एक कॉन्फ्रेंस शुरू की जिसका नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से माहिरीन आए। इसके अलावा इसमें एक इस्लामिक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें यही इशू उठाया गया था कि दिमाग मरने के बाद आज़ा अतिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसमें मुल्क के नामवर जो थे मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा शरीक हुए, जिसमें ये राग़िब नईमी साहब भी और थे। क्या सबका इत्तेफाक है कि कर सकते हैं? सबका तकरीबन इत्तेफाक था कि मरने के बाद आप आज़ा अतिया कर सकते अच्छा, हैं। अगर मजहबी तौर पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया कि मरने के बाद आज़ा अतिया किए जा सकते हैं, तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी किस हद तक मौजूद है कि ये सिस्टम बन सके? डू वी हैव अ सिस्टम और नॉट? बिकॉज मेरा ख्याल है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट पे तो बाद में जाएंगे, हम अभी तो गुर्दे और जिगर पे ही हैं मरने के बाद, कि हम उन चीज़ों को रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बिकॉज गुर्दे की पेवेंटकारी भी फ़ौरन तो किसी को नहीं हो सकती, वो पूरे मैचिंग प्रोसीजर करना पड़ता है और उसके लिए उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इस सिलसिले के अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हमारे पास कुछ ICUs की कमी है। बड़े शहरों में तो मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी छोटे शहर के अंदर कोई ऐसा मसला हो तो वहाँ पे ये सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि मरने के बाद पेशेंट को एक ख़ास उसके ऊपर वेंट के ऊपर रखा जाता है, जिसके ज़रिए जो होता है ये जो दिल की सप्लाई, जो दिल से जो खून की सप्लाई होती है वो इन आज़ा को कंटिन्यू रहती है। और फिर जब ये फाइनल डिसीजन हो जाता है कि ये पेशेंट की दिमागी मौत हो चुकी है और इसका कंसेंट भी मौजूद है और इसके फैमिली वाले भी ये करना चाह रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो फिर आपकी टीम जाती है, ये सारी चीज़ें करती है। सो आर्टिफिशियली उसे वेंट पे रखना ज़रूरी है टू मेक दिस हैपन। क्योंकि दुनिया में यानी कि अगर आप ये करें ना कि अगर ICU में हर मरने वाला आदमी एलिजिबल नहीं होता कि वो अपना ये चीज़ें दे सके। ICU के अंदर भी जितने भी अमवात होती हैं उनमें से भी 10 या अगर 100 में से अगर करें तो 5 या 10 मरीज ऐसे होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं कि जो कि अपनी ऑर्गन उनके आप रिट्रीव कर सकते हैं। एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑर्गन। यस, बिल्कुल, कि ऑब्वियसली हेल्दी होगा तो कहीं और सही ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कि उसमें रेसिपिएंट में चली जाए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। डॉक्टर साहब, इसमें तो फिर अगर लेट्स सपोज किसी पर्सन ने, जो कि अभी हमारे सामने एक एग्जांपल भी था 1-2 साल पहले, एक खातून का, उनके भाई भी हमारे पास शो पे आए थे जिन्होंने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स जो थे वो इस तरह वसीयत की थी, लेकिन वसीयत की थी और फिर इस्तेमाल भी हुए थे। वो एक केस था जो हमारे पास उस एग्जाम्पल का आया था, तो लिहाजा उसी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब उन्होंने तो वसीयत दी हुई थी और उनकी एक नेचुरल डेथ हुई थी और वो तैयार थे ऑब्वियसली उनके आज़ा निकालने के लिए। एक्सीडेंटल डेथ्स वगैरह में अगर कुछ ऐसा हो जाए और अगर वाकई किसी ने किया भी हो कि जी मैंने डोनेट करना है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि वो पहुंच जाए बॉडी वहाँ जिससे आप ये जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी मौत वाकई हो चुकी है? देखिए, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, सही ना। एक होता है कि सर्कुलेटरी डेथ जिसमें दिल भी धड़कना बंद कर देता है, और एक होता है ब्रेन डेथ जिसमें दिल धड़क रहा होता है लेकिन ब्रेन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस्लाम में मौत का एक शरई तस्वुर ये है कि आपका दिल धड़कना बंद कर दें, सांस की हरकत बंद हो जाए और रूह निकल जाए। ये आप नॉर्मली हम ये समझते हैं, सही ना। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है उसमें अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ के मायने ये होते हैं कि आपके आज़ा जो हैं उसमें सिर्फ एक दिल धड़क रहा है जिसकी वजह से जिस्म के कुछ आज़ा को ब्लड की सप्लाई पहुंच रही है, लेकिन मशीन के ज़रिए, वो भी वेंट के मसूनी तनफुस के मशीन जो होती है, वेंटिलेटर्स को कहते हैं, उसके ज़रिए। लेकिन ओवरऑल ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे उसमें ये होता है कि अगर मैं वेंट हटाऊं तो कुछ देर के बाद पेशेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको फ़ैसला करना होता है, जिसमें फैमिली को फ़ैसला करना होता है कि जिसमें
आप गुर्दा देने के या आधा देने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है, तो वो टाइम पीरियड सबसे अच्छा होता है। उसमें जो आपको टिश्यू मिलते हैं या जो ऑर्गन मिलते हैं वो वायबल मिलते हैं और हेल्दी उस कंडीशन के अंदर मिलते हैं। अगर पेशेंट की डेथ हो गई, दिल धड़कना बंद हो दिल गया, धड़कना बंद हो गया, तो उसमें फिर मसला ये होता है कि खून जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है और फिर वो आज़ा इतने अच्छे नहीं रहते। बट लेकिन फिर भी होते हैं, दुनिया में होता है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज होती है वो उसके मुकाबले में कम है, लेकिन उसके रिजल्ट भी थोड़े से कम होते हैं उसके मुकाबले में, जो कि ब्रेन डेथ के थ्रू जो आधा। डॉक्टर, तो विद द सेम टोकन तो फिर तो उन्हीं को लेट्स सपोज अगर तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो हम उन्हीं की बात करें जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हों ऑलरेडी, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट होके पहुंचे और टर्मिनली इल हो जाए, इनवेरिएबली भी थोड़ी बहुत देर मतलब अगर हो भी जाती है, लेकिन एक्चुअली फोकस शुड बी ऑन द टर्मिनली इल। नहीं, टर्मिनल इल वाले के मायने तो यही होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है कि ये क्रॉनिक पेशेंट हैं जिनके अंदर मल्टीपल डिजीज़ मौजूद हैं, वो नहीं होते। ये आमतौर पे दुनिया में उन्हीं ममालिक में होते हैं जहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या किसी ब्रेन हेमरेज की वजह से कोई ऐसा हो जाए जिसमें पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल पहुँच जाए और वैंट के ऊपर डल जाए। ज़्यादातर एक्सीडेंटल। आपके पास सहूलत मौजूद है यहाँ? हमारे पास SIUT में भी थी। हम अपने डाउ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, हमारा अपना बहुत बड़ा ICU क्या है हमारा, उसके अंदर ये हमारा ट्रॉमा सेंटर भी बना हुआ है, तो इसमें हमने ये सब चीज़ें सहूलतें मौजूद रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको और ज़रूरी समझूँ कि इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि लोगों में आ गई की कमी, इसमें हमारे मेडिकल कम्युनिटी वालों का भाई मसला है। बहुत से डॉक्टर इस ब्रेन डेथ को नहीं समझते भी नहीं हैं, या अगर आप समझते आपने हैं तो पहला सेमिनार किया, इसी तरह आगाही के और मौके पैदा होंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम कम है, चलें वी हैव टेकन, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम टाइम लिया। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी इतनी डॉक्टर कम्युनिटी को भी इतनी आ गई नहीं है, तो इसमें यही होता है कि इसमें जहाँ पर भी आपको लगता है कि ICU के अंदर अगर कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है और उसका कोई कंसर्न मौजूद है और उसकी फैमिली भी तैयार है, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ICU के डॉक्टर होते हैं, वो कॉन्टेक्ट करते हैं उन सेंटर के साथ जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, सही ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें भेजी जाती हैं, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह इनका ये लिया जाता है, जिसमें आपके पास एक लिस्ट मौजूद होती है हमारे जो ट्रांसप्लांट सेंटर होते हैं कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो कि अभी तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऑर्गन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डॉक्टर, हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं, सिवाय ब्रेन, हाँ तकरीबन हो सकता है, सिवाय ब्रेन के तकरीबन हर चीज़ हो जाए। हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट तो नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट वही है ना कि ये मिलेगा आपको मरने के बाद ना, कोई ऐसा हो जो कि देना चाहे। किडनी, लीवर तो ऐसा है ना जो कि आपके ज़िंदा से भी ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसकी शरह जो है वो तो बहुत ही कम है ना डिजीज ऑर्गन डोनेशन की। तो इसकी वजह ये, दूसरी एक वजह ये है कि हमारे यहाँ पूरे माशरे के अंदर जो है ना बदअतमाती है, यानी कि लोग एक दूसरे को बिलीव नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं अगर ICU में खड़ा हूँ और अगर मैं किसी पेशेंट से इस सिलसिले में बात भी करना चाहूँ तो समझेंगे आपका कोई फायदा, बिल्कुल कोई फायदा है, तो आप स्क्रीन नहीं कर सकते। इसमें बस यही होता है कि टीम पूरी अलग से होती है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रही होती है, और इस सिलसिले में हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई भी है जो कि इसमें डाउ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के तलबा भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, जिसको हम डॉस के नाम से करते हैं, डाउ ऑर्गन सपोर्ट सोसाइटी। ये बता भी सकते हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव डॉक्टर राशिद, थैंक यू सो मच। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा दोबारा आएं, बिकॉज वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और इस चीज़ को हमने इनकरेज भी करना है।